फ्रेंड्स, यूनिफाई स्टडी चैनल में आपका स्वागत है। हम नंबर सिस्टम का आज पार्ट 2 देखेंगे। कल हमने प्राकृतिक संख्याएं और पूर्ण संख्याएं पढ़ी थी, जिसमें पूर्ण संख्याओं के गुण भी हमने पढ़े थे कि क्या क्या प्रॉपर्टीज हैं या किन किन प्रॉपर्टीज को पूर्ण संख्याएं फॉलो करती हैं। जैसे क्लोजर प्रॉपर्टी थी, समरक गुण, क्रम विनिमयता, कम्युलेटिव और साचर्यता नियम एसोसिएटिव। और इसके साथ ही हमने देखा था कि वितरण नियम यानी डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ भी होता है और इनके आइडेंटिटी एलिमेंट पढ़ा था, जिसमें हमने देखा था कि जो गुणा है, गुणा करने पे एक है वो आइडेंटिटी एलिमेंट होता है और जीरो जो है वो प्लस में आता है यानी कि योग में। और हमने पूर्ववर्ती संख्याएं और परवर्ती संख्याएं भी देखी थी कि अगर आप किसी संख्या की पूर्ववर्ती निकालना चाहते हैं, मान लीजिए आपने 6 लिया और 6 की पूर्ववर्ती संख्या अगर आप लेना चाहते हैं तो आप -1 करके 5 उसकी पूर्ववर्ती संख्या ले सकते हैं। वहीं अगर आप परवर्ती संख्या निकालना चाहते हैं, सक्सेसर जिसे बोलते हैं, तो इसका जो सक्सेसर होगा और इसका प्रेडेसर, अगर इसमें हम +1 करते हैं तो 7 आएगा। ये 6 का सक्सेसर हो जाएगा। सक्सेसर का मतलब है आपका परवर्ती और वहीं प्रेडेसर का मतलब है आपका पूर्ववर्ती। तो इस तरीके से हम पूर्ववर्ती और परवर्ती संख्या निकाल सकते हैं। तो सेकंड पार्ट में अब हम देखते हैं कि सबसे पहले हम देखते हैं कि हमने जो संख्याएं पढ़ी थी उन्हीं में और भी संख्याएं आती हैं। अब हम उससे आगे पढ़ते हैं। तो सबसे पहले हम पढ़ेंगे अभाज्य संख्याओं के बारे में। ये हमारी अभाज्य संख्याएं होंगी। अभाज्य संख्याओं में वे संख्याएं जिनके गुण जो अभाज्य संख्याएं हैं उनमें एक और स्वयं संख्या से भाग जाए। जैसे मान लीजिए अगर मैं 2 को लेता हूं तो क्या 2 सिर्फ 1 से कटेगा और अपने आप से कटेगा, या फिर हम 3 को ले लेते हैं, क्या 3 1 से और अपने अलावा किसी और से यानी स्वयं से, इसके अलावा और किसी से कटता है? नहीं कटता। हमारा जो 4 है वो हमारा 1 से कट जाता है, 2 से कट जाता है और 4 से भी कट जाता है। तो ये हमारी अभाज्य संख्या नहीं होगी, क्योंकि ये 2, 1 एंड 4 से कट जाती है। तो ये हमारी अभाज्य संख्या नहीं है, अभाज्य संख्या नहीं है। तो सिर्फ वे ही संख्याएं अभाज्य संख्याएं होंगी जो 1 से और स्वयं से कट जाएंगी। जैसे 2, 3 है। अब इसके बाद हम मान लीजिए 5 को ले सकते हैं, 7 को ले सकते हैं, क्योंकि ये 1 से और स्वयं से ही कटती हैं। आगे 11 है, इसके आगे 13 हो सकता है, 13 के आगे आप ले लीजिए 17 ले सकते हैं, 17 के बाद 19 है। इस तरीके से आप ले सकते हैं। तो ये सभी हो गई अभाज्य संख्याएं। अब हम आगे देखते हैं भाज्य संख्याओं के बारे में। ये हमारी भाज्य संख्याएं होंगी। अब भाज्य संख्याएं क्या होती हैं? तो वे संख्याएं जिनके 2 से अधिक, यानी जो संख्याएं 2 से अधिक भाग जा सकता है, 2 संख्याओं से ज़्यादा, जैसे 1, 2, 4 है 4 के लिए। वहीं अगर हम 6 को लें तो 6 का 1 होता है, 2 होता है और 3 भी होता है। वहीं 6 से भी जाएगा ये। उसी टाइप से अगर हम 8 को लेना चाहें, मान लीजिए 8 का लेते हैं तो 1 है, 2 4 जा 8 होता है, 4 2 जा 8 होता है और 8 भी होता है। तो वे संख्याएं जो एक या एक से ज़्यादा यानी कि 2 से ज़्यादा भाग जिनमें जाए वे उन संख्याओं से कटती हैं। तो ये सारी संख्याएं हमारी भाज्य संख्याएं होंगी। क्या आप सोच सकते हैं कि मान लीजिए 5 है, 5 हमने अभाज्य संख्या ली थी। इसके अलावा हम मान लीजिए लेते हैं 15। क्या 15 अभाज्य संख्या है? ऐसा नहीं हो सकता, क्योंकि ये 1 से कटता है, फिर 3 से भी कटता है और 5 से भी कटता है। वहीं पर 5 के बाद ये 15 से कट जाएगा। तो ये भी एक भाज्य संख्या है। तो जरूरी नहीं कि जो संख्याएं 2 से कटती हों सिर्फ वही भाज्य संख्याएं हों। जो संख्या 1, 2, 2 से ज़्यादा जितने भी उसके भाग जा सकते हैं तो वे संख्याएं भाज्य संख्याएं कहलाती हैं। वहीं पे अभाज्य संख्याएं वो होती हैं जिनमें 1
और एक से और स्वयं से कटती हों, जैसे 3 था, ये अभाज्य संख्या है। तो ये सारी संख्याएं अभाज्य संख्याएं कहलाती हैं। अब हम देख लेते हैं कि इसमें इम्पोर्टेंट चीज क्या है, कि क्या मतलब अभाज्य संख्या होती है और क्या भाज्य संख्या होती है। अब हम एक पे अगर बात करें, ये जो 1 है, क्या 1 अभाज्य संख्या है या भाज्य संख्या है? तो ये आप नोट कर लें कि एक ना तो भाज्य है और ना ही अभाज्य। एक को हम हमेशा विषम संख्या मानते हैं, तो आप हमेशा ये ध्यान रखिएगा कि जो एक है वो हमेशा एक विषम संख्या होगी। हम विषम संख्या और सम संख्या का कॉन्सेप्ट जानते हैं, तब उसके बाद देखते हैं। तो अब हम बात करते हैं आगे। अब हम एक अगला परिभाषा देख लेते हैं कि सम संख्याएं कौन सी होती हैं। तो सम संख्याएं वे होती हैं जो 2 के गुणज में हो, यानी जो 2 से डिवाइड हो जाती हैं, हम उन्हें सम संख्या कह देते हैं। जैसे 2 है, 4 है, 6 है, 8, 10, 12, 14, ये सब सम संख्याएं हैं जो 2 के गुणज में कहलाते हैं। 2 के मल्टीपल्स कह सकते हैं आप। मल्टीपल्स का कॉन्सेप्ट अलग आएगा, लेकिन मैं फिर भी आपको बता देता हूँ जो 2 के टेबल्स में आते हैं। वहीं अगर हम विषम संख्याओं की बात करें, तो विषम संख्याएं जो 2 के मल्टीपल्स को छोड़ के बनती हैं। अगर आप 2 के टेबल में जितनी चीजें आती हैं, 2 के टेबल में जितने भी हैं, वो सब सम संख्याएं थी। इन्हें छोड़कर अगर इनके जो एक्स्ट्रा बनती हैं, जैसे 1 है, 3 है, फिर उसके बाद आपका 5 आ जाता है, 5 के बाद 6 सम संख्या है तो 7 आ गया, 7 के बाद 8 सम संख्या है तो 9 आ गया, 9 के बाद आपका 10 आ गया सम संख्या, और 11, 11 के बाद 12 सम संख्या है तो 13 आ गया, 13 के बाद 14 सम संख्या है तो 15 आ गया। ये जो संख्याएं हैं ये सब विषम संख्याएं आएंगी। तो आप 2 के मल्टीपल्स जितने हैं, 2 के टेबल में जितनी चीजें आती हैं, या 2 का जो गुणज में आते हैं, वो सब सम संख्या होंगी और बाकी सब विषम संख्याएं होंगी। हम एक की बात कर रहे थे कि एक ना तो भाज्य है और ना अभाज्य, लेकिन एक जो है वो एक विषम संख्या है। अगर हम सबसे छोटी अभाज्य संख्या की बात करें, जो अभाज्य संख्या हमने पढ़ा, सबसे छोटी अभाज्य संख्या 2 है, लेकिन ये सम संख्या भी होती है। वहीं अगर हम विषम संख्या की बात करें, तो 3, 5, 7, 11, 13, इसके बाद आपका 17, ये सब विषम संख्या होने के साथ साथ अभाज्य संख्याएं भी हैं। तो अब हम आगे बात करते हैं। अब हम एक अगली परिभाषा और देखेंगे, जिसे हम को प्राइम नंबर्स या सहअभाज्य संख्याएं कहते हैं। तो सहअभाज्य जो संख्याएं हैं, ऑड इवन नंबर्स हमने अभी देख लिए, यानी सम विषम संख्याएं। अब हम सहअभाज्य संख्याएं और देख लेते हैं, इसके बाद और भी थोड़ी सी परिभाषाएं होंगी। ये सब एग्जाम्स में डायरेक्टली पूछ लिए जाते हैं, या इनके छोटे छोटे कॉन्सेप्ट हैं, इनसे रिलेटेड क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। सहभाज्य संख्याओं की अगर हम बात करें, सहभाज्य संख्याओं में केवल एक कॉमन फैक्टर होगा, यानी कि अगर हम 4 और 15 को अगर लेते हैं, तो 4 से 15 डिवाइड नहीं होता है, तो इनका एक ही कॉमन फैक्टर है, यानी 1 से डिवाइड होते हैं। इसी तरीके से 2 और 3 भी ले सकते हैं, क्योंकि इसमें 1 से डिवाइड होगा। वहीं आगे 7, 15 भी ले सकते हो, क्योंकि 7, 15 में भी एक ही होगा। वहीं पे अगर हम 12 एंड 49 बड़े एग्जांपल्स में देखें, इसमें भी एक ही होगा, क्योंकि 12 से 49 डिवाइड नहीं होगा। तो ये सभी सहअभाज्य संख्याएं होती हैं, यानी कि को प्राइम नंबर्स। ये हो गए को प्राइम नंबर्स। अब इनकी बात करें, अगर हम देखें कि 2 और 4 क्या ये को प्राइम नंबर है? ऐसा नहीं है, क्योंकि इसमें ये 2 से डिवाइड हो रहा है, 1 से डिवाइड हो रहा है, तो 2 संख्याओं से ये डिवाइड हो रहे हैं, तो इसलिए ये को प्राइम नंबर नहीं है। वहीं पे आगे हम बात करते हैं पूर्णांकों की। तो जो पूर्णांक नंबर होते हैं वो कौन से होते हैं, या इंटीजर्स बोलते हैं इन्हें इंग्लिश में। तो आप पूर्णांकों के बारे में देख लीजिए, ये हो गए पूर्णांक यानी इंटीजर्स। तो इंटीजर्स कौन से होते हैं? आपने प्राकृतिक संख्या यानी नेचुरल नंबर पढ़े थे, 1, 2, 3, 4 एंड सो ऑन। वहीं आपने 0 होल नंबर्स पढ़े थे, आपने अब होल नंबर्स भी मिला दिए। लेकिन अगर इन्हीं में मैं ये जो प्लस वाली संख्याएं हैं, ये सब प्लस में है, यानी कि पॉजिटिव इंटीजर्स होते हैं ये। अगर इसी में मैं -1 ले लूं, फिर -2, फिर -3, -4 और इसके आगे तक, तो इन सबको मिला के पूर्णांक बनते हैं, और इन्हें हम इंटीजर्स कहते हैं, इंटीजर्स या पूर्णांक। अब अगर इंटीजर्स को 2 भागों में डिवाइड कर दूं मैं, तो ये जो माइनस वाले हैं, -1, -2, -3, -4, -5 या इन्फिनिटी तक, माइनस इन्फिनिट, ये इन्फिनिट का कॉन्सेप्ट अलग है, तो इन्फिनिट तक जाते हैं हम, और इन्हें हम निगेटिव इंटीजर्स बोलते हैं, निगेटिव इंटीजर्स या ऋणात्मक पूर्णांक, ऋण पूर्णांक या ऋणात्मक पूर्णांक, इस तरीके का ये कॉन्सेप्ट है। अगर इनसे आगे हम पॉजिटिव में चले जाएं, +1, +2, +3, ये जो 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 इन्फिनिट तक,
ये हो जाते हैं हमारे पॉजिटिव इंटीजर्स। ये हो गए हमारे पॉजिटिव इंटीजर्स। तो इन्हें हम पॉजिटिव इंटीजर्स के साथ धन पूर्णांक भी बोलते हैं। तो ये पॉजिटिव इंटीजर्स हैं। तो यहाँ पे ये पूर्णांक का चैप्टर खत्म होता है, या पूर्णांक का जो कॉन्सेप्ट है वो नॉर्मल सिंपल है। उसके अलावा हम जीरो की अगर बात करें, ये जो जीरो है, इसमें जीरो में अगर हम बात करें, ये हमने निगेटिव और पॉजिटिव इंटीजर्स देखे थे। अब हम जीरो की बात कर लेते हैं। तो जो जीरो है वो आपका ना तो धनात्मक पूर्णांक है, धनात्मक यानी पॉजिटिव इंटीजर है, और ना ही ऋणात्मक यानी कि निगेटिव इंटीजर भी नहीं है। वहीं पे इसे हम धनात्मक या ऋणात्मक दोनों को मिक्स करके कुछ भी मान सकते हैं। आप इन्हें नेगेटिव में भी काउंट कर सकते हैं और धनात्मक यानी कि पॉजिटिव में भी काउंट कर सकते हैं। अब हम जीरो को देख लेते हैं कि जीरो को क्या कहते हैं। तो जीरो को हम धनात्मक यानी पॉजिटिव इंटीजर, धनात्मक पूर्णांक पॉजिटिव इंटीजर बोलते हैं, और उसी के साथ इसे ऋणात्मक इंटीजर भी बोल सकते हैं, या निगेटिव इंटीजर कह सकते हैं इसे, निगेटिव इंटीजर्स। तो ये निगेटिव इंटीजर्स दो है, ये पूर्णांक को हम इंटीजर कहते हैं, तो इसलिए निगेटिव और ये पॉजिटिव इंटीजर। आप अब इसे या तो धनात्मक पूर्णांक मान लीजिए या ऋणात्मक पूर्णांक मान लीजिए। अब अगली परिभाषा पे चलते हैं, परिमेय संख्याएं, कि परिमेय संख्याएं क्या होती हैं। तो परिमेय संख्या को इंग्लिश में हम कहते हैं रेशनल नंबर्स। तो ये हमारी परिमेय संख्या है, परिमेय संख्या यानी रेशनल नंबर्स। ये हो गया रेशनल नंबर्स। अब रेशनल नंबर्स के लिए क्या प्रॉपर्टी है, इसके लिए जो संख्या है P अपॉन क्यू, P अपॉन क्यू के जो फॉर्म में होती हैं, फॉर्म या रूप में होती हैं, उन्हें हम परिमेय संख्याएं बोलते हैं। तो परिमेय संख्याएं जैसे आप मान लीजिए, मैंने P और Q जो है वो होल नंबर्स में से ले सकते हैं, पूर्ण संख्याएं हैं ये, या पूर्णांक बोल सकते हैं, होल नंबर्स, इंटीजर्स, इन सब से मिलके जो है हमारी परिमेय संख्या बनती है। तो एग्जाम्पल मान लीजिए हमने ले लिया P इक्वल्स टू 1 और Q इक्वल्स टू 2। इसकी शर्त ये होती है कि जो ये Q है, Q आपका कभी भी जीरो नहीं ले सकते। तो परिमेय संख्या वही बनेगी जिसमें, तो Q जो है हमारा जीरो नहीं हो सकता कभी भी। उसके अलावा हम P को ले सकते हैं 1, 2, 3, 4 या माइनस में। तो अब मान लीजिए मैं कोई एग्जांपल ले लेता हूँ, P इक्वल्स टू मैंने 1 लिया था और Q इक्वल्स टू 2। तो ये हमारी जो परिमेय संख्या है या रेशनल नंबर वो 1/2 हो जाता है। हमारी जो परिमेय संख्या है उसमें हम P इक्वल्स टू 3 और Q इक्वल्स टू 2 भी ले सकते हैं, यानी कि 3/2 जो है हमारी रेशनल नंबर हो जाएगा। अगर रेशनल नंबर्स में हम देखें तो P और Q जो है वो रेशनल नंबर वही हो सकता है जिसका कोई भी उभयनिष्ठ या कॉमन फैक्टर ना हो, इनमें कॉमन ना हो, मतलब ये दोनों एक संख्या से घटते भी ना हो। तो प्रॉपर जो रेशनल नंबर होता है वो वही बनेगा जो एक दूसरे से कट ना सके। नीचे ऊपर इसको हम न्यूमरेटर बोलते हैं, ये हमारा न्यूमरेटर है, और ये हमारा डेनोमिनेटर है यानी कि हर, इसे हम डेनोमिनेटर बोलते हैं, और ये हमारा न्यूमरेटर था। तो न्यूमरेटर को आप क्या बोलेंगे, अंश। तो ये संख्याएं होती हैं। आगे हम देखते हैं अपरिमेय संख्याएं कौन सी होती हैं, क्योंकि अब हमने परिमेय देखा है तो अपरिमेय संख्याएं भी होंगी कुछ। तो ये हो गई हमारी अपरिमेय संख्या स्टार्ट। ये हमारी अपरिमेय संख्या यानी इरेशनल नंबर्स। इरेशनल नंबर्स वे होते हैं जिनमें P अपॉन क्यू के रूप में आप नहीं दर्शा सकते, P अपॉन क्यू के रूप में नहीं व्यक्त कर सकते, वो अपरिमेय संख्या होती हैं, इसके रूप में आप नहीं दर्शा सकते। तो ये संख्याएं कैसी होती हैं, इनमें P और Q तो पूर्णांक होते हैं, इंटीजर्स होते हैं, ये पूर्णांक होते हैं। लेकिन ये जो Q है इसमें शर्त भी यही है कि Q नॉट इक्वल्स टू 0, लेकिन ये कभी भी पूर्णांक नहीं होंगे। हम बात करते हैं √2 की, √3, ये जो अंडर रूट कॉन्सेप्ट है वर्गमूल निकालने का, तो अंडर रूट बोलते हैं इसको हम। तो ये √5 है, या फिर हम पाई, ये अपरिमेय संख्याएं होती हैं। अगर हम पाई की वैल्यू देखें तो पाई की वैल्यू वैसे 22/7 होती है, यानी कि 22/7। ये हालांकि एक परिमेय संख्या हो सकती है 22/7, लेकिन जो हम पाई, ये परिमेय संख्या है 22/7 यानी कि 22/7, ये परिमेय संख्या है, रेशनल नंबर है। लेकिन जो पाई है ये अपरिमेय संख्या है। अगर हम कहीं पे पाई लिखेंगे तो वो इरेशनल नंबर होगा, वहीं पे अगर हम 22/7 लिखते हैं तो ये एक परिमेय नंबर होगा। आगे अगर हम देखें रियल नंबर्स क्या होते हैं, तो अब हम अगले देख लेते हैं वास्तविक संख्याओं के बारे में, यानी रियल नंबर्स। तो वास्तविक संख्याएं क्या होती हैं, हम यहाँ वास्तविक संख्याओं के बारे में देख लेते हैं। वास्तविक संख्याएं यानी रियल नंबर्स, ये हो गए रियल नंबर्स। अब रियल नंबर्स किससे मिलके बने होते हैं, तो जितनी भी हमारी परिमेय संख्याएं और अपरिमेय यानी कि रेशनल नंबर, रेशनल, ये रेशनल है, और ये इरेशनल, ये हमारा इरेशनल, इन दोनों को मिलाकर वास्तविक संख्याएं बनती हैं।
और इन्हें हम वास्तविक संख्याएं कहते हैं, रियल नंबर्स। तो आप ध्यान रखिएगा कि जो संख्याएं हैं, जैसे अभी हम रियल संख्याओं की बात करें तो 5/4 और 3, 2, √2, √5, तो ये तो है रेशनल नंबर और ये है इरेशनल। लेकिन जब हम इन सबको मिला देते हैं आगे तक या पीछे तक जो भी, तो ये सब हमारी वास्तविक संख्याएं कहलाती हैं। अब अगला हम देखते हैं कि जो संख्याएं हैं, हम कोई संख्या बनाते हैं उसमें हम फेस वैल्यू यानी कि जातीय मान और स्थानीय मान यानी कि आपका प्लेस वैल्यू कैसे निकालते हैं। तो सबसे पहले हम बात कर लेते हैं फेस वैल्यू यानी कि जातीय मान की। तो जातीय मान से स्टार्टिंग करते हैं, ये है जातीय मान यानी कि फेस वैल्यू। तो फेस से आप देख रहे होंगे कि जो संख्या जैसी दिखती हो यानी कि चेहरे से, यानी कि अगर आप किसी संख्या को लिखते हैं, मान लीजिए आपने 876 लिया या 8765 ले लिया। अब इसमें मैं आपसे पूछूं कि 6 की फेस वैल्यू क्या है या जातीय मान क्या है, तो आप क्या बताएंगे। तो फेस वैल्यू का मतलब जैसी ये दिख रही है वैसी की वैसी आप लिख दीजिए, जैसे जातीय मान कहते हैं हिंदी में और फेस वैल्यू इंग्लिश में। तो आपको जैसी ये संख्या दिख रही है वैसे ही लिख दीजिए। आप दूसरा एग्जांपल ले लीजिए, मान लीजिए आपने लिया 7853। अब मैं इसमें आपसे 7 की फेस वैल्यू पूछूं, इसमें आपका स्थान मैटर नहीं करता कि आपकी कि कौन सी प्लेस पे है वैल्यू, इसमें कोई मैटर नहीं करता, चाहे ये यहाँ हो चाहे यहाँ हो, कोई सी भी वैल्यू कहीं भी हो तो ये आपकी सेम टू सेम आ जाती है। वहीं अगर हम बात करें स्थानीय मान की, तो स्थानीय मान में ये कॉन्सेप्ट चेंज हो जाता है। स्थानीय मान का मतलब होता है आपका प्लेस वैल्यू, यानी कि प्लेस वैल्यू, ये हो गया प्लेस वैल्यू। तो प्लेस वैल्यू में आप कैसे लिखेंगे, मान लीजिए आपने 7896 लिया और इसमें मैं आपसे 7 की प्लेस वैल्यू पूछने लगे, या हम हर अंक की प्लेस वैल्यू निकाल सकते हैं जो जिस स्थान पर है। तो स्थानीय मान का मतलब ये है कि प्लेस से आपको लग रहा होगा कि कौन से प्लेस पे है। तो ये फर्स्ट है, इसे हम इकाई पढ़ते थे। अगर हम संख्या को देखें तो ये इकाई यानी कि वंश नंबर पे है। तो वंश का मतलब है कि 1 का मल्टीप्लाई करके आप सीधा ऐसे लिख सकते हैं। वहीं अगर हम 9 को देखें तो 9 10th नंबर पे है, तो 10 का मल्टीप्लाई कर दीजिए और 90 हो गया। तो ये इसकी प्लेस वैल्यू हो गई। वहीं 8 की अगर आप बात करें और 8 का निकालना चाहें तो 8 इंटू, अब ये 100th नंबर पे है तो आप 100 का मल्टीप्लाई कीजिए तो ये 800 हो गया। वहीं अगर 7 की बात करें तो 7 इंटू 1000, क्योंकि थाउजेंड्स नंबर पे है तो 7000 इसकी प्लेस वैल्यू हो गई। अगर आप दूसरा एग्जांपल ले लीजिए, मान लीजिए मैंने कोई एग्जांपल लिया 654321। अब इसमें जो जिस नंबर पे है आप उसकी डायरेक्ट भी निकाल सकते हैं कि बस आपको अंक देखना, उसके पीछे कितनी संख्या है उतने जीरो लग जाते हैं, तो ये स्थानीय मान हो जाता है या प्लेस वैल्यू हो जाती है। तो अब मैं आपसे कह दूं कि 4 की प्लेस वैल्यू दीजिए या स्थानीय मान, और उसकी फेस वैल्यू भी बताइए। तो आप लिख सकते हैं कि 4 की जो प्लेस वैल्यू होगी वो आपका प्लेस वैल्यू आप कैसे निकालेंगे कि आपके यहाँ 4 लिख दिया हमने और उसके पीछे 3 अंक है तो 3 जीरो आ जाएंगे, यानी 3 डिजिट है तो 3 जीरो। अगर यहीं इसकी फेस वैल्यू निकालनी है 4 की फेस वैल्यू, तो फेस से जैसा दिख रहा है वैसा का वैसा आप लिख सकते हैं, यानी कि इसकी फेस वैल्यू 4 आ गई और ये प्लेस वैल्यू हो गई। अगर इसमें से आप एक क्वेश्चन बना लीजिए, मान लीजिए कि मैंने कहा कि 4 की जो प्लेस वैल्यू है और फेस वैल्यू है, प्लेस वैल्यू माइनस फेस वैल्यू, आपको डिफरेंस बताना हो। क्वेश्चन ऐसे ही बनते हैं कि फेस वैल्यू और प्लेस वैल्यू में अंतर कितना है, तो आप अंतर भी निकाल सकते हैं कि 4000 प्लेस वैल्यू हो गई, फेस वैल्यू 4 हो गई, तो ये आंसर आ जाएगा आपका 3996। तो ये आपका डिफरेंस हो गया। तो इसी तरीके से आप प्लेस वैल्यू और फेस वैल्यू निकाल सकते हैं। अब इसी के साथ हम अगले चैप्टर में पढ़ेंगे, आज के लिए बस इतना ही करते हैं। फिर अगले चैप्टर में हम डिविजिबिलिटी रूल पढ़ेंगे और क्या क्या डिविजिबिलिटी रूल में क्या क्या इंपॉर्टेंट है, कैसे शॉर्ट ट्रिक्स बनती हैं डिवाइड करने के लिए, और क्या डिविजिबिलिटी रूल एक आता है, जैसे हम डिवाइडेंड है, डिवीजर है, कोशेंट है, रिमाइंडर यानी कि भाज्य भाजक, भागफल शेषफल को कैसे और आसानी से सीख सकते हैं उसके बारे में जानेंगे। तो आज के लिए बस इतना ही, धन्यवाद।